हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम बायोलॉजी की 1000 क्वेश्चंस जो हमको कंप्लीट करने थे। ठीक है, उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं आज। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुका हूँ। आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, चलिए तो फिर हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है, ये आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके अंदर प्लीस्टोसिन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है प्लायोसिन और ऑप्शन डी है ओलिगोसिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लायोसिन। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन सी प्लायोसिन। मानव की उत्पत्ति जो है प्लायोसिन युग में हुई थी। ठीक है, और जैसे इसको प्लायोसिन को एक सीनोजोइक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीनोजोइक। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, क्लियर? सीनोजोइक युग। ठीक है दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीनोजोइक युग के नाम से। क्लियर? ओके, चलिए इसी युग में माना जाता है कि इसी युग में पूर्वजों की, हमारे पूर्वजों की जो है उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए क्रीमेगनॉन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पिकिंग मानव और ऑप्शन डी नियांडरथल मानव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रीमेगनॉन, यानी कि ऑप्शन ए क्रीमेगनॉन मानव। ओके दोस्तों, क्रीमेगनॉन मानव, ये जो मानव थे, ठीक है, इन्हीं के काल में क्या किया गया था? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी देखी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा है, मानव विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास जो है या इवोल्यूशन कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। क्लियर? तो ऑप्शन ए है आपका मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी मध्य एशिया। मध्य एशिया से ही जो मानव का विकास शुरू हुआ था। ठीक है, जो माना जाता है मध्य एशिया से ही मानव का जो उत्पत्ति हुई थी वहाँ से शुरू हुई थी। क्लियर दोस्तों? इसमें युग नहीं पूछा हुआ, स्थान पूछा है, जगह पूछा है, कौन सी जगह थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में भूमिका बतानी है आपको। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि की सक्रिय बनाना, मतलब अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। ये इनमें से कौन सा जो है आयोडीन युक्त नमक कार्य करता है? तो जाहिर सी बात है, इससे एक ही संबंध इसमें से लग रहा है, ऑप्शन ए, यानी कि थायराइड ग्रंथि के कार्य में नियमन करना। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए, थायराइड और आयोडीन रिलेशन है, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो क्या बताना है आपको? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी आपको बताना है। ठीक है, इसमें से किसको माना गया है, यानी कि मानव जो है कि कहाँ से निकल कर आया है, किसकी मतलब रूपरेखा लेकर मानव बनाए। तो ऑप्शन ए है आपकी ओरोगुटन, ऑप्शन बी है गोरिल्ला, ऑप्शन सी है गिब्बन और ऑप्शन डी है सिनेनथ्रोपस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गोरिल्ला। ठीक है दोस्तों, तो गोरिल्ला को जो है अपना निकट संबंधी माना जाता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए RH- पति
तथा मतलब पति के अंदर RH माइनस होना चाहिए और पत्नी के अंदर RH माइनस, ये दोनों हो, या फिर जब पति के अंदर RH माइनस हो और पत्नी के अंदर RH प्लस हो, या फिर पति में RH प्लस हो और पत्नी में RH माइनस हो, या फिर पति में भी RH प्लस हो और पत्नी में भी RH प्लस हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके जवाब जानने से पहले कुछ इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये RH क्या है? ठीक है, RH क्या है? एक रिसेस नाम का बंदर था। मैं स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, RHESSUS, रिसेस। ठीक है, इसका जो RH शुरू का जो वर्ड है RH, ठीक है, यहीं से उठाया गया है। तो रिसेस नाम का एक बंदर था जिस पे ये कब की गई थी दोस्तों? 1940 में। इसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी, ठीक है, जो इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, ठीक है, मतलब ये खोजा गया था, ये RH फैक्टर, ये कब हुई थी? 1940 में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? लैंडस्टीनर ने। किसने दोस्तों? लैंडस्टीनर। एक लैंडस्टीनर थे और एक कौन थे दोस्तों? और एक थे आपके दूसरे थे हाँ, विनर। विनर या वाइनर, ठीक है, विनर। लैंडस्टन और विनर, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1940 में एक रेसिस नाम के बंदर या मंकी, ठीक है, में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, विशेष प्रकार के एक प्रोटीन की खोज की थी, या उनको ये खोज उन्होंने जो खोजा गया था ये उन्हें उसमें से मिला। ठीक है, तो उन्होंने इसे क्या बोल दिया? RH फैक्टर बोल दिया। क्या बोला दोस्तों? इसको RH फैक्टर बोल दिया। ठीक है, अब सुनिए, जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनको हम RH पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों में RH पाया जाएगा उनको RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसमें RH नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही महिलाओं के केस में होता है। अगर महिलाओं में जो RH फैक्टर पाया गया उसको RH पॉजिटिव कह देंगे, जिन महिलाओं में नहीं पाया गया उसे बोलते हैं हम RH नेगेटिव। क्लियर? तो जो केसेस हैं जो भारत में ये इसकी जो खोज की गई, ठीक है, तो इसका जो निष्कर्ष निकला, ये निकला कि भारत में जो है 97%, लगभग 97% जो है लोगों में RH प्लस, ठीक है, RH प्लस फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में RH फैक्टर जो है होता है, लेकिन 3% ऐसे लोग हैं, ठीक है, उस लोगों में मैन वुमेन सभी लोग आते हैं। ठीक है, तो जिनमें नहीं पाया था तो वो RH नेगेटिव हो गए। और तो जो भारत में जो ये संख्या आई है, ठीक है, जो ये डाटा आया है, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं बताया था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आज के समय तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आज के समय में ये संभव नहीं है कि जैसे अगर किसी युवक ने किसी युवती से शादी करने से पहले RH फैक्टर की जांच करवाए, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है हमारे यहाँ पर। तो क्या होता है कि यदि हस्बैंड में RH प्लस हो जाए और पत्नी में RH माइनस हो जाए, ठीक है, तो उसका बच्चा जीवित नहीं रहता। ठीक है, उसका बच्चा नहीं होता या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज के समय की तो है नहीं ये। ठीक है, हम लोग तो टेस्ट कराते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है अपने यहाँ पर भी केसेस बहुत कम आते हैं। ठीक है, केसेस बहुत कम आते हैं क्योंकि 97% तो सभी व्यक्ति में RH प्लस पाया था, यानी कि दोनों में मादा हो या नर हो दोनों में RH प्लस होगा, तो इसका मतलब है दोनों बच्चे जन्म मतलब सहायक हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड बच्चे को जन्म देने में सहायक कर सकते हैं और माता उसे जन्म दे सकती है। यदि किसी एक व्यक्ति में अगर नेगेटिव पाया जाएगा तो उनका बच्चा पैदा होगा तो जीवित नहीं होगा, मतलब जीवित नहीं होगा, या जीवित होगा तो वो कुछ सालों के लिए फिर उसकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। ठीक है, साइंटिफिक, मैं अपने आप बना के नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा है और इसलिए मैं आपके साथ इस जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, जो एरिथ्रोप्लास्टेसिस फिटोलिस, ठीक है, ये पूरा नाम है, ये रोग है एक तरह का। ठीक है, ये रोग है, इसे RH फैक्टर ना बोल के सीधे ये वाला नाम बोल देते हैं। रोग जो है गर्भपात का कारण बनता है, गर्भपात का कारण बनता है, जिसके अंदर RH प्लस पति में एवं RH माइनस पत्नी में होता है। ठीक है, जिस कारण से गर्भपात हो जाता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना C ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? C ऑप्शन। एक में पति में जो होता है ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए
पैलियोंटोलॉजी, क्या बोला गया कि पैलियोंटोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पक्षियों से, ऑप्शन बी अस्थियों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, और ऑप्शन डी जीवाश्म का, ठीक है। तो आपको बताना है जो ये पैलियोंटोलॉजी है, ठीक है, ये पैलियोंटोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें पक्षी बोला गया, ऑप्शन बी उपास्थि बोन बोला गया, और ऑप्शन डी बोला गया प्राइमेट्स, ऑप्शन डी बोला गया जीन्स, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी दोस्तों किसका है ये, फटाफट मुझे जवाब लिख के दें फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीवाश्म, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, जीवाश्म, फॉसिल्स, जो जीवाश्म होते हैं हम उनकी जो स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन डी। अब पक्षी का सुन लीजिए दोस्तों, पक्षी की स्टडियों को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऑरिथिन, एक मिनट, हाँ स्पेलिंग अगर मैं थोड़ा सा कहीं गलत हो जाऊँ तो दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, यस, हाँ क्लियर होगा, हाँ यही है, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी ये बोलते हैं हम पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। और हड्डियों को बोलते हैं हम ऑस्टियोलॉजी, यानी कि OSTEO, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की स्टडी को यानी कि बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, पक्षियों की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, और जीवाश्म की क्या बोलते हैं, पैलियोंथोलॉजी। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रीकैम्बियम में, ऑप्शन बी प्रोटीरोजॉइक में, ऑप्शन सी मीसोजॉइक में, और ऑप्शन डी सीनेजॉइक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीकैम्बियम में, ठीक है। प्रीकैम्ब्रियम में हुआ था किसका जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन की उत्पत्ति से मतलब मानव की उत्पत्ति नहीं, जीवन तो पौधे में ही होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई पौधा या एल्गी अगर पैदा हुआ है, कोई शैवाल पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो किस समय, किस युग में, किस काल में वो पैदा हुआ था वो आपको बताना था, ठीक है। क्लियर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। आधुनिक मानव, क्या बोला जा रहा है, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे ये आपको बताना है कि पूर्वज किसे माना गया है, ठीक है। ऑप्शन ए जावा मानव को, ऑप्शन बी पेकिंग मानव को, ऑप्शन सी क्रेमेगनॉन मानव को, और ऑप्शन डी निएंडरथल मानव को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके गए हैं, ये दूसरी भाषा में इन्होंने लिख के दे दिया है, ठीक है। किस तरह से ये लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस की, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों, मानव तो बोल दिया ना, मानव की उत्पत्ति या मानव, ठीक है, क्रोमेगनॉन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। ये आपको बताना है कि इसमें से किस युग में जीवन था ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें मेसोजोइक, ऑप्शन बी है आपका एजवॉइक काल, और ऑप्शन सी है क्रेम्बियन काल, और ऑप्शन डी है पैलियोजोइक काल, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें से किस युग में या किस काल में, ठीक है, किस काल में जीवन था ही नहीं, ठीक है, किस काल में जीवन था ही नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों फटाफट बताएं, आप टाइम बिल्कुल नहीं लगाएं क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको फटाफट बताते जाना है, आंसर बताते जाना है, ठीक है दोस्तों, फटाफट आपको बताते जाना है आपको। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजवॉइक काल, ठीक है, ऑप्शन बी एजवॉइक काल। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, एजवॉइक काल। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था ये, इसका जो ये थ्योरी थी उत्परिवर्तन की, यानी कि म्यूटेशन की थ्योरी जो थी वो किस व्यक्ति ने दी थी वो आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी है आपका डी ब्रिज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका डी ही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ब्रिज। क्लियर दोस्तों, डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसका जो प्रतिपादन जो किया था ह्यूगो डी, इनका पूरा नाम क्या आता है, इनका पूरा नाम आता है ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ओके, ये सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और एक
एक जो इसमें लेमार्क है, जो लेमार्क है उनके बारे में सुन लीजिए। जो विकास जो कहा था ना उन्होंने, एक क्षेत्र में जो विकास सबसे पहले जो विकास दिया था, ठीक है, एक क्षेत्र में होने वाले विकास का जो थ्योरी थी वो दिया था लेमार्क ने, ठीक है, लेमार्क ने दिया था। कब दिया था? लगभग 1809 के आसपास, 1809 के आसपास, ठीक है, लगभग 1809 या 1809 के आसपास फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक में उन्होंने ये लिखा था, ठीक है। अब उनकी पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है दोस्तों, उसमें इन्होंने लिखा था, ओके। और जो मेंडल साहब हैं उनके बारे में तो आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के पिता कहा जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, क्लियर, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। एक माइक्रोन, आपको बताना है कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1/1000 mm, ऑप्शन बी है 1/100 mm, ऑप्शन सी है 1/10 mm, ऑप्शन डी है 1/10,000 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/1000 mm, ठीक है, 1/1000 mm। ओके दोस्तों, क्लियर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001 mm, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी इस तरह से लिख किया जाए तो, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले 13 पर। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी इकोलॉजी, क्लियर दोस्तों। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार इसमें कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है सेम है, ठीक है। चलिए तो और बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में भी जान लीजिए। अब इकोलॉजी तो हमने जैसे बता ही दिया, ठीक है। जो क्या होता है, एक जीवों और वातावरण के अंदर एक संबंध जो होता है ना, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बता दी जाए आपको एक सिंपल भाषा में, हाँ, जैसे कोई एक क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र मान लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर एक जैसे वो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। इनका संबंध आपस में, इनका जो संबंध होता है ना, जैसे कि जैविक घटक को हम क्या बोल देंगे दोस्तों? जैविक घटक क्या होते हैं, यानी कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? इनके अंतर्गत क्या कौन आते हैं? जीव जंतु पेड़ पौधे जिनमें जान होती है, ठीक है। और अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे सूर्य हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, और ये जो मिट्टी हो गई, इस तरह के जो तत्व हैं, ठीक है, ये अबायोटिक फैक्टर हैं, यानी कि अजैविक तत्व हैं, ठीक है। इनका आपस में संबंध ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट इसमें कहा गया ऑटेकोलॉजी, क्या कहा गया? ऑटेकोलॉजी। इसके बारे में सुन लीजिए। केवल एक ही जाति के जाति इन द सेंस, यानी कि प्रत्येक वही जीव, जैसे चीटी की अम्मा, चीटी की दादी, चीटी के मौसी, यानी कि चीटी, कुल मिला के चीटियाँ, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल दिया है। तो एक ही जाति के जीवों का अध्ययन अगर हम करते हैं, ठीक है, एक ही जाति के हमने अगर किसी का अध्ययन किया जीव में, तो उसको कहते हैं हम ऑटोकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोकोलॉजी, ठीक है, एक ही जीव का। और दूसरा जो बोला गया है इसके अंदर साइनोकोलॉजी, इसका मतलब होता है कि अब देखिए दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, अब कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब ये तो कहा गया तो केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन, यानी कि ऑटोकोलॉजी हो गया। किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि एक हमने एक स्पेशली एक क्षेत्र ले लिया, ठीक है, एक क्षेत्र ले लिया और उस क्षेत्र में पूरे जीव जंतुओं का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे कि हमने एक जगह ले ली मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में हम गए, हमने सिर्फ किसकी? चींटियों की प्रजातियों की, लाल चींटी, काली चींटी, हरी चींटी, नीली चींटी, हर एक चींटी के बारे में हमने क्या करने लगे? उसका हमने अध्ययन किया, तो उसको तो हम एक्वाटोलॉजी कह देंगे, ठीक है, ऑटोकोलॉजी कह देंगे, क्लियर। अब उसी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हमने क्या? चींटी हो गया और कॉकरोच हो गया, घेंगा हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, जीव जंतु जितने भी हैं, ठीक है, कछुआ हो गया, खरगोश हो गया, जितने भी है सबका अध्ययन करना उस स्पेसिफाइड क्षेत्र में, ठीक है, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोलॉजी, क्लियर दोस्तों। ये चारों के चारों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आराम से आप नोट्स बनाना, सिंपल से सुनते जाना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट कह रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। अब ये आपको बताना है कि क्या होते हैं हरे पौधे, ठीक है। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, या क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, हरे पौधे हुए, ठीक है, हरे पौधे पेड़ पत्ते जो होते हैं ना, ये हमेशा उत्पादक होते हैं। ये हमेशा खाना ही मतलब अपने मतलब ये पहली स्टेज ही होती है, ये पहली स्टेज होती है एक तरह की, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। अब बाकी और सुन लीजिए, जैसे कुछ इस तरह से पौधे होते हैं, वैसे कुछ उपभोक्ता इस तरह के होते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, सीधे ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि चूहा डायरेक्ट जाके खेत में से, या टिड्डा डायरेक्ट क्या खाता है, सीधा फसल खाता है, ठीक है, हरे पत्ती फसल खाता है। इनको हम बोल देंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। जैसे घास खाने वाले जानवर, बकरी कह दो, खरगोश कह दो, टिड्डा कह दो, गाय कह दो, हरन, ठीक है, हिरन कह दो, ये डायरेक्ट क्या है, प्रोड्यूसर को खाते हैं, सीधा फर्स्ट स्टेज को खाते हैं, ठीक है। और एक ये भी आता है कि जो प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या सर्वाहारी आते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं क्या खाते हैं, वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, और हरे पेड़ पौधे खाने वाले को क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसको हम शाकाहारी बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। एक होते हैं जो मृत उत्पादक, यानी कि जो मर जाते हैं, ठीक है, उपभोक्ता को सरल पदार्थ में अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। आपने देखा वो कहीं पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी जानवर की, तो देखना वो पड़े सड़ के उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े उसको पूरा खा लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसको अपघटन कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, ये सब उसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है, और उसको खा के पूरा मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, अपने आप ही वो मिल जाती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक हो गया उसका, ठीक है, अपघटन हो गया उसका, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, उत्पादक, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। इसी तरह की आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। सिर्फ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं इससे बेहतर और अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं अभी जो है आपको मोबाइल की सहायता से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, अपना बजट ही अभी मोबाइल लाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं आपको प्रत्येक ऐसी तरह से वीडियो देता रहूँगा। नॉलेज आपको ठीक ही मिलेगी, कम मिलेगी लेकिन ठीक मिलेगी, ठीक है दोस्तों, कम मिलेगी लेकिन अच्छी और ठीक मिलेगी, ओके। चलिए, तो फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से क्या उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बता देंगे, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप नहीं बता पाएंगे। बताइए दोस्तों, नहीं बता पाएंगे, बता देंगे ना आप। क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ओजोन। क्या जाएगा दोस्तों, ओजोन, ओके। इसका राइट आंसर जाएगा ओजोन, ये तो आप बता ही दोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, क्या बोला जा रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन है, किन दो चीज़ों से मिलकर हम इस क्या बोल देंगे, आर्कियोप्टेरिक्स बोल देंगे, ठीक है। यानी कि जो सरीसृप और स्तनधारी होते हैं उनको, या पक्षी या स्तनी जीवों को, या फिर उभयचर या स्तनी को, या फिर सरीसृप और पक्षियों को, इनमें से हम किन को, ये जो शब्द बोला गया, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया, किसको बोलेंगे ये, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, इसके अंदर सरीसृप आता है, पक्षी तो आता ही आता है, स्तनपायी नहीं आता। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, इसमें पक्षी आता है। पक्षी देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज, ये है पक्षी और सरीसृप, ठीक है, रेंगने वाले और उड़ने वाले, ठीक है। आप सिंपल से ये समझ लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रेंगने वाले प्लस में उड़ने वाले, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा डार्विन का सिद्धांत। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, डार्विन का सिद्धांत क्या है,
योगतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक का चयनवाद, ऑप्शन सी आपका म्यूटेशनवाद, ऑप्शन डी परिवर्तनों का सहित आवरण। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इनका एक और जो फेमस सिद्धांत है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सिद्धांत तो आपका ये हो गया, एक सिद्धांत तो आपका हो गया नेचुरल सिलेक्शन, और एक है आपका हाँ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर दोस्तों, ये दो सिद्धांत जो हैं मिस्टर डार्विन साहब ने दिए हैं। क्लियर, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम। भूमि अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन को हम किस तरह से रोक सकते हैं? ऑप्शन ए पुनः वन रोपण करके यानी कि एफॉरेस्टेशन करके, वनों का विनाश करके यानी कि डिफॉरेस्टेशन करके, फसलों का परावर्तन यानी कि क्रॉप का रोटेशन। ठीक है, ऑप्शन डी चारागाह प्रबंध करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम पेड़ पौधे जितने से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधों की जड़ क्या करते हैं? मिट्टी को आपस में पकड़ के रखते हैं, तो उससे सॉइल का इरोजन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उससे सॉइल का इरोजन नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? दोस्तों इससे मैं आपको एक कन्फ्यूजन भी हटा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, मुझे सिर्फ सुनिएगा, फिर बाद में पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, नोट्स बाद में बनाइएगा। इसमें बोला गया क्या? जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ ना हो। सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, दूसरे को कोई लाभ ना हो, हानि नहीं बोला गया है, हानि नहीं बोला है। अगर उसे हानि नहीं हो रही है यानी कि लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कॉमनलिज्म। ठीक है, कॉमनलिज्म, ऑप्शन डी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बोला गया मैंने? जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, उसको हम कॉमनलिज्म यानी कि सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, सहभोजिता कहते हैं। अब सुनिए नेक्स्ट। दो जीव, दो ऐसे जीव, दो इस प्रकार के जीव, उनके अंदर उनके बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को हानि होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ऐसे जीव जिनके बीच में संबंध है और एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे जीव को हानि हो रहा है, उसको हम बोलते हैं परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, ये कब एक को प्रॉफिट हो, ऐसे लिख देता हूँ, एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस। ठीक है दोस्तों, एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस। इसमें क्या होता है? इसमें एक को तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक को तो प्रॉफिट होगा और दूसरे को क्या होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। ओके, अब एक क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव पर पूरी तरह से क्या होते हैं? मतलब जीवित, मतलब उनका कारण ही ये होता है दूसरे जीव पर रहना। ठीक है, उसी जीव से हम जिंदा रहते हैं, भक्षण करते हैं उसका। ठीक है, ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रीडेशन। क्या बोलेंगे इसे? प्रीडेशन। इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। क्या होता? जब कोई दूसरा जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गिद्ध हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गिद्ध, इसका एग्जाम्पल बेस्ट एक आता भी है कि गिद्ध का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है प्रीडेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका एग्जाम्पल? प्रीडेशन, गिद्ध। क्लियर दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। किसको लाभ हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, किसको लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। डार्विनिज्म या डार्विन का सिद्धांत, एक ही बात है। देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया और दूसरा क्वेश्चन आ गया और बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है उसने। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। कौन सी हार्मोनल बीमारी है
इसमें से बीमारी आपको बताना है कौन सी हार्मोनल बीमारी है। ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी लेप्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी घेंगा। घेंगा जो होती है एक हार्मोन के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? हार्मोन। और हार्मोन जैसे कौन सा होता है? जो थायराइड ग्लैंड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है। क्लियर दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, और इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। तो इसमें से हमको बताना था कि हार्मोनल कौन सी बीमारी है? हार्मोनल जो है आपकी ऑप्शन बी घेंगा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसमें सर्दी जुकाम दे रखा है, जुकाम दे रखा है, ये तो एक वायरल डिसीज़ है। किसके कारण होता है? ये आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़। ठीक है दोस्तों, जुकाम क्या है आपका? एक वायरल डिसीज़ है। और इसमें एक सी ऑप्शन दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी को हम क्या बोलते हैं? इसको टीबी बोलते हैं। और इसको ही हम क्षय रोग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, यह रोग क्या होता है? हाँ, इस रोग का जो बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका जो नाम है हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नामक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसे हम मतलब किस तरह से इसको ठीक करते हैं? एक टीका आता है। कौन सा टीका दोस्तों? BCG का टीका। हम शॉर्ट फॉर्म में BCG बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्योरेन। ठीक है, BCG। क्लियर है दोस्तों? BCG का टीका। ठीक है, इसके द्वारा जो है टीबी हमारी ठीक होती है, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है ठीक होती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन दे रखा है लेप्रेसी। लेप्रेसी को हिंदी में हम कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं। कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं। और सॉरी दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ लेप्रेसी लग जाएगा, उसके अंदर माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लग जाएगा। सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नाम चेंज होने से और लेप्रेसी नाम चेंज होने से सिर्फ इतना अंतर है। और इसकी रोकथाम के लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं दोस्तों? कौन सी दवाई मिलती है? MDT। इसके लिए कौन सी मिलती है दोस्तों? MDT। क्लियर दोस्तों? MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इस दवा का हम प्रयोग करते हैं लेप्रेसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। क्लियर? मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, मतलब सारे मैंने ऑप्शन आपको पूरे डिटेल में बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों मुझे। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? अब इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी है जो हमारे त्वचा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, त्वचा में विटामिन डी हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर? ये मानव के मूत्र में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी और कहाँ? हाँ, ये क्या नाम है वो पानी में, ये मछली। मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो मानव मूत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका मछली के यकृत में। ठीक है दोस्तों, मछली के यकृत में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग, इसमें से कौन सा अंग है जो रेनिन निकालता है? ठीक है, रेनिन हार्मोन जो होता है वो निकालता है। ठीक है, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी किडनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन करता है इसमें से? ये करता है ऑप्शन बी अमाशय। अमाशय को हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक हमारा पेट होता है। ठीक है, रेनिन का सेक्रेशन कौन करता है दोस्तों? यानी कि उसका श्रवण कौन करता है? उसका अमाशय द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर? और एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किडनी कितनी होती है दोस्तों? आप सब बता देंगे किडनी कितनी होती है? 2 होती हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है किडनी?
ओह, यस, अब ठीक है। किडनी होती हैं आपकी 2, ठीक है, 2 होती हैं आपकी किडनी, ये तो आप बता ही देंगे, ठीक है। किडनी आपकी क्या होती है? 2। अब इन किडनियों में क्या बनता है दोस्तों? इन किडनियों में यूरिया बनता है, आपका मूत्र बनता है। क्या बनता है? यूरिया, यानी कि मूत्र बनता है। और इसकी फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई, हाँ, कार्यात्मक इकाई हिंदी में बोलेंगे इसको, क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको? किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम बोलते हैं न्यूफ्रॉन, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे हम? नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया आपको, क्या? ऑप्शन बी। पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन किस में मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। किस में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन ए कॉकरोच में, ऑप्शन बी खरगोश में, ऑप्शन सी मक्खी में, ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। तो इसमें से सबसे अनोखा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, लगा दीजिए ऑप्शन, क्योंकि हमने कॉकरोच के बारे में सुना नहीं है, एक चप्पल मारते हैं मर जाता है। ओके, खरगोश एक ही हल्का सा उसको आघात लगते ही वो भी चल बसते हैं। मक्खी का तो आपको पता है, ताली बजाई और नीचे, और इसके बारे में हमने सुना नहीं प्लेनेरिया के बारे में। तो इसका राइट आंसर प्लेनेरिया ही होगा, ठीक है। इसके अंदर ही रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि ये मर जाए या बेहोश हो जाए, ये दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये इसमें अपने आप में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने स्टार आप लगाना चाहते हैं स्टार लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब क्या होता है, हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है फिर धीरे धीरे, ठीक है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, हम उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसको हम उस खराबी को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए यूरेनिमिया, ऑप्शन बी एनूरिया, ऑप्शन सी यूरोकोमिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यूरोमिया। यूरोमिया कहते हैं हम जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरोमिया, ठीक है। क्लियर दोस्तों? यूरोमिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। नेक्स्ट हमारा जो है 26 क्वेश्चंस नंबर जो है आपके लिए होमवर्क, ये आपको बताना है कि समवृत्ति अंग कौन से कहलाते हैं। इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा? समवृत्ति यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से कहलाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फटाफट आपको इसका जवाब देना है, और इसका राइट आंसर मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर आपको रिज़ल्ट दे सकूं। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।